जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डेली शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। आज हम लोग इस सेशन में ज्योग्राफी के पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का जो पॉइंट होता है, पार्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम जो भी पॉइंट आपके लिए लेकर के आते हैं वो सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है और हम उस पॉइंट को कवर करने का कोशिश करते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो आइए आज हम लोग इस ज्योग्राफी के पार्ट को कवर करते हैं। आप लोग यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेशन के साथ। देखिए, पहले हम आपको बता दें, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे आपको केवल बीपीएससी तैयारी 4.0 ही नहीं, यदि आप एसएस पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको ये कम करने वाला है, और आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो तो भी वहां आपको कम कर जाएगा, या आप आगामी बिहार एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो वहां भी आपको इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि जब भी आपको इस तरह का वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आइए हम लोग टाइमिंग की बात कर लें। देखिए, हमारा टाइमिंग है सुबह 7 बजे और शाम में जो है वो कितने बजे, तो शाम में भी आप लोग 7 बजे आकर के जुड़ सकते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग संडे स्पेशल में सुबह जो है मॉर्निंग में 7 बजे मैथ के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, जबकि शाम में संडे के दिन हम लोग रीजनिंग के पार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर का आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। देखिए, आप लोग ध्यान से इस पार्ट को समझिएगा, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखिए हम लोग इस इंडियन ज्योग्राफी में बात करें तो सबसे पहले हम उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे जो सबसे पहले भारत की स्थिति को हमें अच्छी तरीके से क्लासिफाई कर दे। आइए हम लोग पहले चलते हैं एक बार ग्लोब पर। देखिए, आप सभी को पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच एक ऐसी रेखा काल्पनिक रूप से खींची गई है जो कि 0 डिग्री है, और ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो देखिए, जो ऊपर का हिस्सा होता है ये आपका कहलाता है क्या, उत्तरी गोलार्ध, जबकि आप नीचे का हिस्सा देखते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और ये खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये 0 डिग्री है, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा बोलते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटी है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। देखिए, ऊपर का सिरा आपका उत्तरी गोलार्ध है, जबकि नीचे का सिरा आपका क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध है। देखिए, इस गोलार्ध में सबसे ऊपर बात करें तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, और सबसे नीचे आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल, यानी इसे हम लोग बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर के हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसमें बात करें कि इस जो आप ये जो देख रहे हैं विषुवत रेखा, इसी के समानांतर ऊपर जो है कई सारे काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। ठीक है, इन काल्पनिक रेखाओं की जो टोटल संख्या देखी जाए, ऊपर आपका 90 डिग्री तक पहुंचता है, यानी रेखाओं की संख्या 89 डिग्री तक ही जाती है, क्योंकि 90 डिग्री आपका एक बिंदु बन जाता है। ठीक उसी तरीके से आप अगर नीचे आते हो तो इसी तरह का और भी काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे के समांतर खींची गई है। इनमें से टोटल आप ये 0 के बाद जब आप 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करके आएंगे तो यहाँ आपको 89 डिग्री तक तो रेखाएं मिलेंगे, जबकि 90 डिग्री पर आपको क्या मिल जाएंगे, तो एक बिंदु के रूप में मिल जाएंगे। अतः विषुवत रेखा के समांतर ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इस रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसके बारे में आप सभी को पहले से भी कुछ जानकारी अवश्य होगी कि देखिए, यदि ये पश्चिम से पूरब की ओर 1 डिग्री ले और इधर से भी हम लोग कितना डिग्री, 1, और इधर से भी क्या ले, 1 डिग्री, इधर से ले 2 डिग्री, इधर से कितना भी 2 डिग्री, इधर से 3 डिग्री, इधर से भी क्या लेंगे, 3 डिग्री। अतः इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी, यही रेखा क्या कहलाएगी, तो अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ दे कि बताइए कि कुल अक्षांश रेखा कितने हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितने हैं, तो देखिए आपसे रेखाएं पूछे, अभी हम आपको बताएं कि उत्तरी गोलार्ध में टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, 89, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, 89। और एक रेखा और है, वो कौन है, तो 0 डिग्री वाली रेखाएं जो है, ये भी तो समांतर ही है, जो कि अक्षांश रेखाएं भी है। आप इसमें एक जोड़ दीजिए तो ये टोटल आप जोड़िए कितना हो जाएंगे, 1 9 10, 10 9 19 हो गया, एक रह गया 9 9 8 17। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होती है, 179 होती है। आइए अगर हम इस जगह भारत की बात करते हैं तो देखिए आपका भारत कहाँ स्थित है, तो भारत है आपका इस जगह पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, भारत स्थित है। इसे हम लोग दूसरे आकृति में समझते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, अगर ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की बात करें, अभी हमने देखा कि ठीक इसके बीचों बीच एक ऐसी रेखा है जो कि कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री, जिसे हम लोग क्या बोले, विषुवत रेखा के नाम से जाने। जबकि आपने ऊपर देखा कि 0 से लेकर के 89 डिग्री तक रेखा था और 90 डिग्री पर आपको नॉर्थ पोल मिल जाता है, नीचे भी कुछ इसी ढंग का था, तो 90 डिग्री में आपको साउथ पोल मिल जाता है। देखिए ऊपर अगर हम लोग बात करें 23.5 डिग्री का, कितने डिग्री का, 23.5 डिग्री नॉर्थ में अगर हम लोग बात करें तो इस रेखा को हम लोग एक नाम देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरीके से आप दक्षिणी गोलार्ध में आ जाओ तो 23.5 डिग्री वाले दक्षिणी गोलार्ध की जो रेखाएं हैं, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ऊपर आ जाए, अगर हम लोग इस रेखा को खींचे तो ये हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ में, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा या वृत्त कहते हैं, ठीक है। नीचे भी इसी तरीके से आप दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री की बात करें तो इस रेखा को भी हम लोग क्या कहते हैं, तो अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहां आप रेखा लिखे हो इसे आप लोग वृत्त भी लिखा तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने जब इसे एक साइड से देखा तो ये आपको रेखाएं दिख रही है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अभी देखिए किस शेप में है, औसत रूप से गोलाकार है। यदि इसके ऊपर आप लोग देखें तो इस तरह की रेखाएं जो है, ये रेखाएं नहीं, ये एक वृत्त है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है। यदि आप उसको एक ओर से देखेंगे तो आधा भाग दिखाई देगा, जबकि पीछे का भाग दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में जब एक और रेखाएं खींचते हैं तो हम लोग जब उसको देखते हैं तो वो रेखा के रूप में दिखाई देता है, जबकि वो रेखा नहीं, एक क्या है, गोल है, ठीक है। जैसे एक गेंद के ऊपर एक चूड़ी चढ़ा दीजिए तो आप एक तरफ से देखिए तो रेखा लगेंगे, लेकिन वो वास्तव में क्या था कि एक वृत्त के रूप में गेंद के ऊपर है। तो ठीक उसी तरीके से होता है, इसलिए जहां आप रेखा लिखे हो उसे आप वृत्त भी लिखते हो तो कोई परेशानी नहीं है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें कि भारत कहां पर है, तो अभी तुरंत हम आपको बताएं कि भारत इस जगह पर स्थित है, ठीक है। यानी भारत से होकर के कौन सी रेखा गुजर रही है, तो कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से क्या हो रही है, तो गुजर रही
रही है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कहां से गुजर रही है, तो ठीक बीचों बीच से। आप लोग याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में क्या करती है, तो बांटती है। ठीक है, दो हिस्सों में क्या कर देती है, तो बांट देती है। कौन सी रेखा बांट देती है, तो कर्क रेखा इसे दो हिस्सों में बांट देती है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा ही क्या कहलाती है, कर्क रेखा। आइए हम लोग आगे और समझते हैं इसमें। देखिए, हम लोग बात करें फिर से इस ग्लोब पर आते हैं। ग्लोब में देखिए भारत का पोजीशन फिर से हम बनाते हैं। देखिए, ये जो आपका रेखा है, इस रेखा को हम लोग खींचते हैं फिर से। देखिए, ये रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये रेखा कौन सी रेखा है, तो ये रेखा है विषुवत रेखा। देखिए, इस रेखा में अगर हम लोग देखा कि अभी यहाँ तुरंत जाने कि भारत इस जगह पर स्थित है, तो क्या ये भारत किस गोलार्ध में पड़ रहा है, तो भारत आपका पड़ रहा है कौन सा गोलार्ध में, तो आप देख ही रहे हो ये कैसी गोलार्ध है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, किस गोलार्ध में स्थित है ये, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसके अनुसार आपने इसे बांटा, तो देखिए विषुवत रेखा किस रूप में है, तो ये आपका अक्षांश रूप में है। चलिए, आप लोग एक चीज को स्पष्ट सीख गए कि अगर हम लोग अक्षांश रेखा खींचते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भारत कहां पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, चलिए और हम लोग खींचते हैं एक ऐसी रेखा जो कि देशांतर रेखा होगी, उसके अनुसार भारत कहां पर स्थित है। ठीक है, इसे हम लोग छोटा कर देते हैं। चलिए, तो देखिए हम लोग भारत को फिर से तैयार करते हैं। इस गोलार्ध में कहां पर यह पड़ता है, देशांतर रेखा को खींचना। आइए हम लोग देशांतर रेखा की बात करें। अगर ये रेखाएं खींची जाए तो ये रेखाएं कैसे खींचते हैं, तो ये रेखाएं उत्तर से कहां आती है, तो दक्षिण की ओर आती है। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। कैसी रेखा बोलेंगे, देशांतर रेखा। एक तरफ ये 0 डिग्री होता है, जबकि दूसरी ओर की अगर हम लोग बात करें तो ये कितने डिग्री पर आता है, तो ये आता है 180 डिग्री। यहां से 1 डिग्री प्रारंभ होती है और यहां पर ये आती है। ठीक है, इस ओर से भी 0 डिग्री में आएगी, फिर यहाँ 1 डिग्री हो गया, फिर ये आपका 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। इस तरीके से जो ये रेखाएं हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये कैसी रेखाएं हैं, तो इस रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस रेखा को हम लोग कैसी रेखा बोलेंगे, देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। आपने अभी जाना कि भारत आपका कहाँ स्थित है, तो देखिए अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत तो यहाँ पर स्थित है। आइए हम लोग एक और आकृति की मदद से समझते हैं इसे कि भारत कहां पर है देशांतर रेखा के अनुसार। आपने जब इस रेखा को खींचा तो ये आपका देशांतर रेखा था। ठीक है, कैसी रेखा, देशांतर रेखा। जब इस रेखा को खींचते हैं तो भी पृथ्वी कितने बराबर भागों में बढ़ती है, 2 बराबर भागों में। तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगी। ठीक है, ये कैसी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। और ये आपका हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो इस गोलार्ध के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भारत कहां पर स्थित है, तो इस जगह पर कौन स्थित है, भारत। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग भारत कहां पर रहा है, तो पूर्वी गोलार्ध में आ रही है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है, तो भारत की स्थिति जो है ये आपने देखा कि अक्षांशीय विस्तार के अनुसार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के अनुसार अगर हम लोग बात करें, इसके विस्तार अनुसार भारत किस गोलार्ध में पड़ा, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जबकि देशांतरीय विस्तार के अनुसार बात करें तो देशांतरीय विस्तार अनुसार भारत कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये कहां पड़ता है, तो पूर्वी
पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। और अगर हम लोग एक शब्दों में बोले तो भारत कहाँ स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपके प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया कि भारत जो है कहाँ स्थित है, तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अनुसार भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत जो है विषुवत रेखा से कितने दूर स्थित है, उनके हम लोग मैप को अनुसार से अनुसार बात करेंगे। चलिए आइए हम लोग आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं भारत के बारे में और अच्छी तरीके से। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ जो एक रेखाएं खींची गई है, ये रेखाएं आपका कौन सी रेखाएं हैं जो इसके ठीक बीचों बीच है, तो ये रेखाएं आपका क्या हो जाएगा, तो ये रेखाएं हैं आपकी कैसी, तो विषुवत रेखा। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। आप लोग याद रखेंगे कि भारत जो है ये विषुवत रेखा से कितना दूर स्थित है, इसकी बात करें तो देखिए, अगर हम लोग भारत के इस पॉइंट को पकड़ें यहाँ पर, ये सिरा, तो ये सिरा कितने डिग्री पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, भारत विषुवत रेखा से कितने दूर है, 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि विषुवत रेखा क्या होता है 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से करके भारत का सबसे दक्षिणी बात करें तो वो कितने डिग्री पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर। एक बार आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए, ये जो भारत का है ये उत्तरी भाग है, नीचे दक्षिणी भाग है, ये इसका कौन सा भाग है, पूर्वी भाग, और ये हो जाएगा पश्चिमी भाग। तो आप क्या देख रहे हो कि सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है इस विषुवत रेखा से कितने डिग्री पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और आप सभी लोगों को पता है कि भारत में इस जगह बंगाल की खाड़ी में जो आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ जगह है जिसे हम लोग ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार के नाम से हम लोग जानते हैं इस द्वीप को। और इस द्वीप की बात अगर हम लोग करें तो ये कितने दूरी पर है विषुवत रेखा से, तो ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। तो आप निचला सिरा अगर देखते हैं विषुवत रेखा से, तो भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो 6 डिग्री 45 मिनट, जबकि मुख्य भूमि जो है वो विषुवत रेखा से कितने दूर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है, ग्रेट निकोबार में ये बिंदु पड़ता है। आइए हम लोग भारत का अच्छी तरीके से मैप बना करके देखते हैं भारत की स्थिति को। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए, हम पहले भारत का मैप ड्रॉ कर लेते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया है भारत का मैप। चलिए हम लोग इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे इसमें कि कौन सा बिंदु कहां पर स्थित है और सबसे लास्ट बिंदु इनका क्या है और सबसे प्रारंभिक बिंदु क्या होता है। अभी आपने देखा कि भारत जो है ये कहां पर है, तो विषुवत रेखा से कितना दूर है, ये हम इसे फिर से ड्रॉ कर देते हैं। विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा ये है भारत का
एकदम कौन सा बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, ये कैसी बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु है ये किसका, तो भारत का। ठीक है, ये दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री पर आता है, तो ये आता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर। जबकि अगर हम लोग इस तरीके से अक्षांश के अनुसार ऊपर बढ़ते चले जाएं तो यहाँ आपको मिलेगा सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, ये सबसे क्या हो जाएंगे, उत्तरी बिंदु हो जाएंगे भारत का। तो ये बिंदु कितने पर है, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पर आ जाएंगे। देखिए ये किसके अनुसार आप खींचते चले गए, इस तरह की जो रेखाएं होती है, अभी आपने देखा कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, और अक्षांश रेखा के अनुसार अगर हम लोग बात करें इसके विस्तार का, ठीक है, तो कैसा विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका कितने पर है, दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका मुख्य भूमि से लेते हैं, तो मुख्य भूमि से कितना पड़ता है, तो वो पड़ जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। जबकि सुदूर दक्षिण बिंदु की बात करें, सुदूर दक्षिण बिंदु की बात करें तो दक्षिण बिंदु जो हो जाएंगे वो आपका 6 डिग्री कितने पर है, 45 मिनट पर, 6 डिग्री 45 मिनट पर पड़ता है। आइए, ये तो हो गया उत्तरी, दक्षिणतम छोड़ हो गया, उत्तरी छोर की बात करें तो उत्तरी बिंदु जो हो जाएंगे, उत्तरी बिंदु जो होंगे वो आपका क्या हो जाएंगे, 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएंगे। देखिए इसमें भी हम लोग बात करें कि सबसे इसका जो दक्षिणतम बिंदु पड़ता है ये कौन सी जगह पर है, तो भारत का जो ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका हो जाता है कन्याकुमारी में हो जाती है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप कुमारी, क्या बोलेंगे, कैप कुमारी, या इसी का हम लोग एक और नाम देते हैं, इसका एक अन्य नाम और क्या है तो बताएंगे आप लोग, इसे हम लोग कैप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कैप कैमोरिन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि कौन सा है, तो वो जगह आपका क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, या इसे ही हम लोग कैप कुमारी, या हम लोग इसे कैप कैमोरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए हम लोग ऊपर बात करें, सबसे इसका उत्तरी बिंदु जो होता है वो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो वो उत्तरी बिंदु इसका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी या कैप कुमारी या कैप कैमोरिन। आइए हम लोग थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में कुछ आपको द्वीप भी दिखाई देते हैं इस तरीके से। तो देखिए इस द्वीप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है इनमें से एक द्वीप जो है वो आपका ग्रेट निकोबार कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रेट निकोबार द्वीप कहलाता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से जानी जाती है। और ये जो ग्रेट निकोबार है इसकी अगर हम लोग बात करें कहां से, तो विषुवत रेखा से अगर बात करें तो ये कितने पर है, तो ये 6 डिग्री 45 मिनट पर पड़ता है। और ये बिंदु जो आप देख रहे हो ग्रेट निकोबार का, यह बिंदु अभी वर्तमान में स्थित नहीं है, क्योंकि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी में आए सुनामी के कारण, ठीक है, किसके कारण, सुनामी के कारण ये बिंदु पूरी तरीके से क्या हो चुका है, तो डूब चुका है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए। और अगर हम लोग बात करें
ये ग्रेट निकोबार जो है आपका विषुवत रेखा से कभी कभी दूरी पूछ लिया जाता है कि ये ग्रेट निकोबार विषुवत रेखा से कितनी दूर स्थित है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार विषुवत रेखा से कितनी दूर स्थित है, तो 876 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर सब समझेंगे इसमें कि कौन सा आगे पॉइंट है। देखिए, इस चीज को आप अगर अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो अब आप लोग इसका विस्तार किसके अनुसार करेंगे, तो देशांतरीय विस्तार के अनुसार देखेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है। ठीक है, चलिए हम लोग अब देशांतरीय विस्तार को समझते हैं। देशांतरीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कौन सा पड़ता है, गुजरात का भाग है, और ये जो जगह है आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये आपका गुजरात का भाग है। गुजरात का कौन सा जगह है, तो ये है आपका सरक्रिक। ठीक है, और ये है कितना, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री कितने पड़ते हैं, तो 7 मिनट। जबकि ये बात करें 97 डिग्री कितना पड़ता है, 25 मिनट हो जाता है ईस्ट में। ठीक है, और ये जो आपका कहलाता है ये जगह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का ये जगह है, और ये अरुणाचल प्रदेश में किस जगह पर आता है, तो उस जगह का नाम है कीबुथु। ठीक है, कौन सा नाम है, कीबुथु उसका नाम पड़ता है। तो ये था इसका देशांतरीय विस्तार। तो अगर हम लोग इसका पोल है कि सबसे ये पश्चिमी बिंदु है कौन सा, तो गुजरात का सरक्रिक, और पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जगह पड़ता है, तो वो है क्या, कीबुथु। ठीक है, तो ये इसका कैसा विस्तार था, तो देशांतरीय विस्तार की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देशांतरीय विस्तार आप लोग बताएंगे कि पश्चिमी बिंदु जो है ये आपका कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में कितने डिग्री पर है ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। जबकि अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भाग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये कितना पड़ता है, तो ये आपका हो जाता है क्या, तो 97 डिग्री 25 मिनट पड़ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग दोनों का ये जो बात करें ये तो देशांतरीय विस्तार है, और इसका अंतर की बात करें, देशांतरीय विस्तार का अंतर आप लोग ध्यान से समझते जाएंगे। देशांतरीय विस्तार में अंतर देखिए 97 डिग्री 25 में आप इसको माइनस करिए, तो देखिए 17 में 9 घटेगा तो आपका बचेगा कितना, तो 8 बचिए, 17 में 8 गया तो हो जाएगा आपका 9, और 8 में 6 गया तो 2, 25 में आप 7 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 18 मिनट। देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है भारत में वो कितने का है, तो 29 डिग्री 18 मिनट। जबकि अगर हम लोग उत्तरी बिंदु में देशांतरीय विस्तार का, इसमें देखा अक्षांशीय विस्तार का अंतर। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार का अंतर की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार का अंतर देखिए 37 डिग्री 6 मिनट में आपको घटाना 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसको आप माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएंगे आपका कितना, तो 17 में 8 घटा दीजिए तो हो गया 9, और आपका बच रहा है कितना, तो ये आपका हो गया यहाँ पर 2, 29 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएंगे 2 मिनट। तो ये आपका कैसा अंतर है, तो अक्षांशीय विस्तार का अंतर। किसमें हमने किसको माइनस किया, इसमें इसको माइनस करिए तो ये आएंगे। और अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार का अंतर देखें तो 29 डिग्री 18 मिनट है, जिसमें 97 डिग्री 25 मिनट में हमने किसको माइनस किया, तो हमने माइनस किया किसे, तो इसे हमने क्या कर दिया, तो माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताएंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, आप लोग इसे पहले जानते होंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी
इसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है, तो वो होती है 111.3 किलोमीटर होती है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं भारत के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग भारत को समझें अच्छी तरीके से, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए भारत में हमें क्या करना है, इसके विस्तार को एक बार पुनः लिखते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसे। देखिए इसमें हमें क्या मिला कि ये दक्षिणतम बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमने देखा कि उत्तरी बिंदु जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट है, और पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट, जबकि ये बिंदु क्या है, तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट। तो ऐसे कंडीशन में यहां से लेकर यहां तक इसकी टोटल लंबाई क्या है, यानी उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार क्या है, और पूरब से लेकर यहां तक अगर हम लोग पश्चिम में देखेंगे इसका विस्तार क्या है। तो अभी आपने तुरंत देखा कि अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार का अंतर देखा, देशांतरीय विस्तार का जो अंतर था वो 29 डिग्री 18 मिनट था। ठीक है, तो इसकी पहले अगर हम लोग बात कर लें, तो अगर आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच जो है वो 111.3 किलोमीटर है। तो यदि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक एक डिग्री के बीच जो है वो आपका दूरी क्या बता रहा है, 111.3 किलोमीटर, जबकि आपको वैल्यू किसका चाहिए, तो आपको वैल्यू चाहिए किसका, तो वो चाहिए 29 डिग्री 18 मिनट का। तो इसका वैल्यू निकालेंगे 29 डिग्री 18 मिनट का, तो इसे आप इसमें क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक बार गुना करके देख लीजिए, तो ये जो आपका आएगा ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका, ये टोटल मल्टीपल करके तो ये आपका कितना निकल के आ जाएंगे, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 3214 किलोमीटर निकल के आ जाएंगे, 3214 किलोमीटर आ जाएंगे लगभग में। ठीक है, और अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात कर लें, तो अक्षांशीय विस्तार में क्या होगा, तो अक्षांशीय विस्तार को समझें। देखिए अक्षांशीय विस्तार में बात करें तो अक्षांशीय विस्तार जो है ये कितने का अंतर दे रहा था, 29 डिग्री 2 मिनट का, जबकि इसमें आप क्या देख रहे हो कि इनमें जो दोनों के बीच अगर हम लोग इसकी बात करें अक्षांश का, यही ना अक्षांश, इसके बीच की अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या निकल के आया है, तो ये आपका अक्षांश के अनुसार कितने हैं, 111 किलोमीटर। तो 29 डिग्री 2 मिनट गुने क्या करेंगे 111, तो आपका उत्तर से दक्षिण जो लंबाई हो जाएंगे वो आपका कितना हो जाएगा, तो 3214 किलोमीटर निकल के आ जाएंगे। आप लोग इसे चेंज कर लीजिए, यहाँ जो है आपका ये निकल के आएंगे कितने, तो 2933 किलोमीटर निकल के आएंगे
2933 किलोमीटर निकल के आएंगे। तो अतः अब हम ये कह सकते हैं कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर हम लोग बात करें, ये तो अक्षांश रेखा में पड़ता है, इसीलिए इसका टोटल वैल्यू कितने हो जाएंगे, तो 3214 किलोमीटर। जबकि इस लाइन की बात करें, ये कौन सी लाइन है, तो देशांतर लाइन है, तो इसके अनुसार हमने निकाला तो वो कितने निकल के आ रहे हैं, तो वो आपका निकल के आ रहा है तो 2933 किलोमीटर। तो भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, याद रख लीजिएगा, पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। जबकि आपका उत्तर से दक्षिण की बात करें तो भारत की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भारत की टोटल लंबाई को भी देख लिया। और अगर आप बोलें तो देखिए, ये भी 29 डिग्री 18 है, ये भी क्या है 29 डिग्री 2 मिनट है, तो लगभग दोनों क्या है, सेम है। तो इस अनुसार से हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है ये कैसा है, तो सम चतुर्भुज जैसा है या सम चतुष्कोणीय है, ठीक है। ये भारत कैसा दिखता है, तो सम चतुष्कोणीय के रूप में दिखाई देता है आपका ये प्यारा भारत, ठीक है। और इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात कर लें, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल तो ये आ जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का तो ये हिस्सा लेता है कितना, 2.42% ये अपने पास इस भूमि को लेता है, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल का। और आप सभी को पता है कि भारत जो है ना, भारत विश्व का क्षेत्रफल में सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, सातवां सबसे क्या है, तो बड़ा देश है, ठीक है। और बताएंगे कि सबसे पहला स्थान किस देश का है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो आपका है सातवां, तो पहले स्थान पर कौन है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये प्रश्न मिलान के रूप में दे देता है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, क्या है ट्रिक, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक के माध्यम से आप विश्व के क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश को आप निकाल सकते हैं। देखिए, इसका अर्थ हो जाता है क्या, रूस, और का से क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कनाडा, और चीन तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। आ से हो जाता है क्या, अमेरिका, ठीक है, आ से क्या हो जाएंगे, अमेरिका, बो से क्या हो जाएंगे, तो ब्राजील हो जाएंगे, और आ से क्या हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। और आपका सातवें स्थान पर कौन सा हो जाएगा, तो ये भारत हो जाएगा। तो ये एक बगल से आपका लिखा हुआ है कि विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर अमेरिका आती है, और पांचवें स्थान पर है ब्राजील, छठे स्थान पर आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया, जबकि सातवें स्थान पर कौन आता है, तो वो भारत आता है। तो ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे भारत की स्थिति के बारे में। अब हम लोग कल जो है नेक्स्ट इसी टाइम मिलेंगे और इसी का पार्ट 2 लेकर के, ठीक है। तो यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों में वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ यदि आपके फ्रेंड को भी इससे हेल्प मिल जाता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद बच्चों।